नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए मात्र आपके पास अब एक दिन बचा है, यानी कि कल को छोड़ के 20 मई परसों आपका पेपर है। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक पूरा रिवीजन कर दिया होगा और आपके लिए रिवीजन के लिए ही हमने एक ई बुक बना रखी है आपके लिए, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो सबसे ऊपर आपको डीएलएड की ई बुक देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई इश्यू होती है तो आप jardhari-classes@gmail.com पे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन ए है संगति की आवश्यकता। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी बच्चे का जो समाजीकरण हो रखा होगा तो कैसे हुआ होगा, अगर वो किसी ग्रुप में रहा होगा, संगति, एक दूसरे की संगति उसने की होगी, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बी है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता। सी है भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ये तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन है, ये एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, लेकिन नहीं है तो कौन नहीं है, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ये कोई भी क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। अध्यापक के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है विषय का पूरा ज्ञान। ये राइट हो जाएगा। अगर किसी टीचर को विषय का पूरा ज्ञान नहीं है तो वो क्लास में जाके क्या करेगा, वहाँ पे अगर उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाना है, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। तो ए ऑप्शन सही है। बी है शिक्षण विधियों का ज्ञान। उसको डिफरेंट टाइप के जो टीचिंग मेथड है उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी वो अपने स्टूडेंट को सही रूप से टीचिंग प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये भी राइट है। सी है छात्रों के बारे में जानकारी। उसको अपने स्टूडेंट का लेवल भी पता होना चाहिए, उसी लेवल के बेस पे वो टीचिंग प्रोवाइड कर सकता है क्लास में जाके। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। किसी भी अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है, विषय का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए और छात्रों के बारे में भी उसको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप करेंगे, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। बी है कुछ छात्रों को स्कूल से निकालना। तो कोई भी टीचर अपने छात्रों को बेवजह स्कूल से नहीं निकाल सकता, बल्कि वो कारण ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। सी है प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस परिस्थिति से, ठीक है, यहाँ पे परिस्थिति होगी। और डी है उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो ये जो तीनों जो ऑप्शन है ये यहाँ पे क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है कि उस टीचर में ऐसी क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर ऐसा गुण नहीं है वो अपने बच्चों को समझा पाएगा। तो इसलिए 3 का राइट आंसर क्या है, अगर कोई शरारती बच्चे हैं तो कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। क्योंकि देखो, शरारत कहाँ पे करता है बच्चा, जहाँ पे वो ग्रुप में बैठा है। आप कोई भी, आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, उनका रोल नंबर है 3 4 5 6 है। इसका मतलब है वो कई टाइम से वो साथ में बैठे हैं, तो वो मजाक मस्ती भी शरारत भी उसी के साथ करेंगे ना, जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। तो अगर कोई टीचर दूसरे सेक्शन में उसको भेजता है तो वहाँ पे उसके एकदम अजनबी दोस्त होंगे, तो वहाँ पे वो शरारत करना कुछ टाइम के लिए बंद कर देगा। तो इसलिए 3 का 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वह, ऑप्शन है कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें। बी है नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रश्न। सी है पिछले पाठ के प्रश्न पूछ लें। और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो, जब भी कोई भी क्लास में टीचर जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, लेसन प्लान बनाना चाहिए। तो इसलिए 4 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है। जो वो न्यू पार्ट पढ़ाएगा उससे संबंधित जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसको जानना जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए, तभी वो न्यू नॉलेज उसको दे पाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास कैसा परिवर्तन है। तो कैसा परिवर्तन है विकास, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को हमेशा मित्र की तरह अपने स्टूडेंट से व्यवहार करना चाहिए। अगर वो मित्र की तरह व्यवहार करेगा तो जो इसका स्टूडेंट है वो भी फ्रेंकली अपने टीचर से बात कर पाएगा, डाउट को क्लियर कर पाएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ भी तब पूछ सकता है जब वो फ्रेंकली। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो प्रशंसा यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। देखो 408 यहाँ पे क्यों लिखा है दोस्तों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, इसके हमने यहाँ पे कराने आपको कुल टोटल 500 क्वेश्चन सॉल्व। 400 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो पिछली जो वीडियोस है वो नहीं देखी है ना, तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज यहाँ पे ये 9वां पार्ट है, यानी कि 8 पार्ट में कुल टोटल 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा रखे हैं। आज हो जाएंगे 450 और एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, यानी कि 500 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने यहाँ पे कंप्लीट करा रखे हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप 50 में से 48 नंबर आराम से ला सकते हैं। और अदरवाइज आपका मैथ्स हो गया वो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, इसके लिए हमने आपके लिए ई बुक बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जो वाइगोत्स्की है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों चॉम्स्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी है यहाँ पे वाइगोत्स्की, तो इसका सिद्धांत क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसका था? वाइगोत्स्की का। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था जीन पियाजे का। और कोहलबर्ग है जो, इसका था नैतिक विकास का सिद्धांत। तो अगर थ्योरी पूछ जाएगी तो पियाजे की थी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग की थी नैतिक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की थी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो यहाँ पे आप सभी चीजें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी, ऑप्शन ए है, आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल गलत है। आपको ये मैटर नहीं करता कि छात्र आपको सम्मान देते हैं नहीं देते हैं। आपको मैटर क्या करता है, आप अपना जो भी आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो अपने छात्रों तक उसको विधिवत ढंग से पहुंचाना। बी है, आपके छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। सी है, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित हों। और डी है, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। आप एक टीचर हो ना क्लास में, तो आपका फर्ज क्या है कि जितने भी डाउट्स आपके स्टूडेंट को हो उन सभी डाउट्स को आप वहाँ पे क्लियर करें। तो इसलिए 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी है। अभिवृद्धि या ग्रोथ शब्द का प्रयोग बालक के, तो ग्रोथ शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के लिए प्रयोग होता है। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? ऑप्शन ए है उच्च आत्म क्षमता, तो ये सही है कि उच्च आत्म क्षमता वाले बच्चे क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। बी है निम्न, तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो उच्च प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं वाले नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। बिल्कुल गलत है। ये हम क्या कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहे हैं, ठीक है। उसका पालन न करके उसका अनुपालन कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा क्या करते हैं? हमको एक ही स्कूल में जोड़ने की सलाह देती है कि चाहे वो कैसा भी प्रकार का बच्चा है, साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, यानी कि समान शिक्षा सभी बच्चों के लिए। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, अगर ऐसा करता है ना कोई टीचर कि उसको अलग स्कूल भेजता है तो कहीं ना कहीं वो हताश हो जाएगा कि मेरे में कुछ कमी है क्या। बी है, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी उसको क्या हो जाएगा? हताश हो जाएगा वो बच्चा। सी है, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। और डी है, यहाँ पे सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो डी ऑप्शन 12 का राइट आंसर है कि सबसे पहले जो दिव्यांग बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स से पहले टीचर बात करेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उस बेस पे वो आगे क्या है उसको शिक्षा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 है,
आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। ऑप्शन ए है आप उनको शांत रहने को कहेंगे। बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा अगर निरंतर प्रश्न पूछता है तो ये तो अच्छी बात है ना। तो क्या होगा, वो इसका मतलब वो जो स्टूडेंट है वो एक्टिव है अपनी पूरी क्लास में। बी है आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सी है आप उनके प्रति उदासीन या आप उनको झिड़क देंगे। बिल्कुल गलत है। तो 13 का जो राइट आंसर है, अगर कोई स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछता है तो आपका कर्तव्य क्या है, उन प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और फिर उनके आंसर भी देंगे। तो बी ऑप्शन है 13 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। ए है उनकी निंदा करना, बी है उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को कहना, सी है उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे और डी है उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना सहयोग दें। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, यानी कि क्रिएटिविटी से। ठीक है, ऑप्शन ए है अभिसारी चिंतन। देखो वैसे चिंतन कई प्रकार के होते हैं, जो मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं दो टाइप के। एक होता है अपसारी चिंतन और दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। जो अपसारी चिंतन है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, और जो अभिसारी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पे जो 15 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी, कि जो सृजनात्मक है वो किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। जितने भी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों में भी क्या होती है, वो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम कई विधियों से कई वे में हम सोच सकते हैं। इसका मतलब है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ कर रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, जो रीजनिंग वाले होते हैं, वो सभी क्या कहलाए जाते हैं, अपसारी चिंतन वाले। और दूसरा जो अभिसारी चिंतन है इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं कि 4 में से एक तो सही होना ही होना है। जो जितने भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो कौन से थिंकिंग वाले होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। कई बार आता है कि ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से थिंकिंग वाले होते हैं, तो वो डाइवर्जेंट, और जो क्लोज एंडेड वाले होते हैं वो कन्वर्जेंट। तो इन दोनों चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। देखो यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा हो रखा है, तो क्या है, तो यहाँ पे शिक्षक, विद्यालय, बालक या उपरोक्त सभी है। तो कई लोग सोचेंगे कि डी होना है, लेकिन डी नहीं होगा। मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या बता रहा है कि जो चाइल्ड है उसको सेंटर रख के कोई भी टीचर उसको एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो इसलिए निम्नलिखित में से शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, हमेशा बालक होगा, इसीलिए तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो देखो उसके शिक्षक ने अपने स्टूडेंट को डांटा और वो घर जाके उस डांट का विस्थापन कहाँ पे कर रहा है, अपनी छोटी बहन पे। तो इसलिए 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 18 है, ... छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो कौन सी कला है, जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो किसी भी छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की विशेषता है। ऑप्शन ए है आजीवन चलता है, बिल्कुल सही है। अधिगम क्या है, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बी है सार्वभौमिक, सी है सक्रिय। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो अधिगम कैसे होगा। तो 19 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में दी जानी चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, बिल्कुल गलत है ये। बी है इससे शरीर चुस्त रहता है। सी है इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही। आपकी भी एनसीसी रही होगी,
स्कूल लाइफ में या कॉलेज में आपकी भी एनसीसी रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या ये क्यों दी जाती है विद्यालयों में स्टूडेंट को? इससे देश की रक्षा हेतु छात्र क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। और किसने कहा था, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है? तो ये कहा था स्टैनली हॉल ने। और जो किशोरावस्था है दोस्तों, स्टैनली हॉल ने ही कहा था कि इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है और किशोरावस्था को ही ट्रांजिशन एज भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी अध्यापक को कोई भी खेल नहीं आता है, इससे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर टीचर कुछ ऐसी चीज़ अपने स्टूडेंट को सिखाता है जो उसको स्वयं नहीं आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो स्टूडेंट है उसका मजाक तो उड़ाएगा ही। इस संबंध में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, मजाक की तरफ ध्यान न दें। क्यों नहीं देगा? अगर डेली स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसको बुरा भी लगेगा और उसको ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ तो इसमें सुधार लाना ही, नहीं तो हमारे स्टूडेंट तो हमको छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें बिल्कुल वो ध्यान देना चाहिए उसको। बी है, स्वयं छात्रों का मजाक उड़ाएं। क्यों? वो जो छात्र है उनको तो खेलना आता है, अगर नहीं भी आता है तो अध्यापक का क्या काम क्या है स्कूल में? ऐसा नहीं वो बैठे रहेगा, उसका काम है कि अपने स्टूडेंट को सिखाना है। तो ये भी गलत है। सी है, खेलना सीखें, खेल खेलना सीखना चाहिए। और डी है यहाँ पे ये सभी। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है? अगर किसी अध्यापक को खेल नहीं आता है तो उसका काम क्या है? उस खेल को वो सीखें। तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तथा अनुभव भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। बिल्कुल ये सही है कि क्या है, कोई भी घटना हमारी लाइफ में चलती है या कुछ भी अनुभव है, प्रत्येक अनुभव में हमको क्या है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तभी तो हम कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमसे बड़े हैं उनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, इसलिए हम उनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर इनसे हमें लाभ उठाना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो पूर्णतः सहमत हैं इस कथन से कि अपने बुजुर्गों से या अपने माता पिता, अपने दादा दादी से हमको क्या है, उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो इसलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये तीनों क्या है? विकास के सिद्धांत हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। ये कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? ऑप्शन ए है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछें। बी है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, तो वहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा। सी है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। और डी है, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ऑप्शन ए लोकतंत्र मजबूत होता है। ये राइट है कि अगर शिक्षा का प्रसार सभी को शिक्षा प्रोवाइड होगी तो लोकतंत्र हमारा क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। बी है, अंधविश्वास में कमी आ जाएगी। ये भी सही है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति है वो कभी भी अंधविश्वास पे यकीन नहीं करता है। सी है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। अगर कोई जो शिक्षित जो व्यक्ति है वो भी बेरोजगार नहीं रह सकता है, आर्थिक स्थिति उसकी भी ठीक हो सकती है अगर उसने शिक्षा ग्रहण कर रखी है। तो इसलिए 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी है कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो ये सभी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सर्वप्रथम होता है सांवेदिक विकास, फिर होता है मूर्त विकास और फिर होता है अमूर्त विकास। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए है समाज के सभी वर्गों का, बी है आदर्श परिवार का,
सी है मनुष्य के व्यक्तित्व का और डी है छात्र व छात्राओं का। तो 28 का जो राइट आंसर है शिक्षा के माध्यम से क्या है कल्याण किसका होता है, समाज के सभी वर्गों का। और सभी वर्ग में आदर्श परिवार भी आ गया, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो भी इसमें आ गया और छात्र छात्राएं सभी आ गए समाज के वर्ग में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, बी है शरीर को हष्ट पुष्ट रखना या बनाना, सी है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, यहाँ पे तैयारी होगी, और डी है बालक का सर्वांगीण विकास। तो 29 जो है इसका राइट आंसर क्या है, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बता रखा है, जो प्ले ग्राउंड है, जो खेल का मैदान होता है ना, वहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि उसका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सभी प्रकार से वो वहाँ पे क्या है एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से उसका वहाँ पे सर्वांगीण विकास होता है। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। तो एक शिक्षक का है। तो 30 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं, उनके शिष्य करते हैं, और शिष्य जो उनके शिष्य हैं उनका मूल्यांकन कौन करता है, उनका शिक्षक करता है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक स्किल है, यानी कि एक कौशल है शिक्षण। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन ए। 33 है छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगर कोई अध्यापक स्वयं चरित्रवान है तो जो इसका स्टूडेंट है वो क्या है अपने टीचर से काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न कर सकता है। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या एम है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। आप NEP देख सकते हैं, जैसे 2020 आई, इससे पहले आपने पढ़ी होगी क्यों अलग अलग जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, जो हमारा शिक्षा तंत्र है उसको एक नया रूप देना। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, सी है छात्रों का विश्वास, और डी है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों का अपने टीचर पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो वो टीचर किस प्रकार का है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नंबर 36 है प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। तो यहाँ पे बात हो रही है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो अगर बात करें थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो किसने दी थी दोस्तों ये थ्योरी, तो ये दी थी हार्वर्ड गार्डन ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। तो क्या कहा था हार्वर्ड गार्डन ने, तो इन्होंने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हो या आप कितने इंटेलिजेंट हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप कैसे स्मार्ट हो और कैसे इंटेलिजेंट हो, अर्थात कि आप किस वे में स्मार्ट या इंटेलिजेंट है। बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के एग्ज़ाम में आते हैं 98% और वहीं दूसरे बच्चे के आते हैं 60%। जो ये 98 वाला बच्चा है इसमें क्या है, जो रटने की कला है वो बहुत ही अद्भुत है, खतरनाक है। तो इसने केवल 4 दिन पहले पढ़े एग्जाम के और 98% ला दिए। और 60% वाला जो छात्र है वो क्या है, बहुत मेहनती है, वो विधिवत ढंग से पढ़ता है, जो पढ़ता है वो रटता नहीं बल्कि समझता है, अपने दिमाग में बैठाता है। तो अगर इसी बच्चे का 4 दिन बाद वाइवा होता है तो ये लाता है वहाँ 0 नंबर, क्योंकि इसने रटा है और रटा तो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। और इसने समझ के ला रखा है तो ये 60% वहाँ पे आंसर दे सकता है। अब यही बच्चा अगर कल के दिन टीचर बनता है या
कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। अगर बात यहाँ पे हम टीचर की करेंगे कि अगर ये टीचर बनता है तो वो अपने बच्चों को उतना तो समझा पाएगा ना जितना उसने खुद गेन किया है नॉलेज। तो ये कौन अब यहाँ पे इंटेलिजेंट हुआ। और जो 98% वाला है उसने अपनी तो खजाना भर दिया कि 98 तो ला दी, लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि तू दूसरे बच्चे को पढ़ा तो क्या वो पढ़ पाएगा, क्योंकि जो उसने रटा है ना वो कुछ टाइम बाद वो भूल जाएगा। तो इसलिए हावर्ड गार्डनर ने यही कहा था कि ये मैटर कदापि नहीं करता आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि ये मैटर करता आप कैसे स्मार्ट हो। कितने स्मार्ट हो मतलब रट के आप 98% लाते हैं, और कैसे स्मार्ट हो मतलब कि आप 60% लाते हैं लेकिन खुद की मेहनत के लाते हैं। और भविष्य में अगर आप एक टीचर बनते हैं तो आप अपने बच्चों को भी क्या है सही नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर बात करें अब क्वेश्चन की, तो जो 36 है, वैसे देखो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये दी थी किसने दी थी, ये थ्योरी हावर्ड गार्डन ने। और हावर्ड गार्डन ने ही कहा था कि जो वो है इंटेलिजेंट वो होता है 8 प्रकार का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि के 8 टाइप होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 8 प्रकार की बुद्धि किसने दी थी, तो वो दी थी हावर्ड गार्डन ने। इसलिए इसे क्या कहा गया, बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे भाषाई बुद्धि। तो भाषाई बुद्धि किसकी होती है, जैसे वकील हो गया, कवि, राइटर, जिनकी क्या है भाषा में अच्छी पकड़ होती है। तो 36 का राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि जो तार्किक बुद्धि वाले होते हैं वो क्या होते हैं गणित में वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो एक गणितज्ञ भी बन सकते हैं या साइंटिस्ट भी वो बन सकते हैं। तो 36 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। तो 37 के आप यहाँ पे एक एक करके ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, बहुत गंभीर होकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो 38 का क्या है राइट आंसर, ऑप्शन ए है जो फॉर्मेट असेसमेंट या फॉर्मेट जो इवोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, जो जैसे कल की अगर आपने वीडियो देखी होगी उसमें भी क्या था, एक था कि जो बावर्ची है ना वो अपने खाने को उसी टाइम चखता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो वो किस प्रकार का असेसमेंट है, वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि उसी दौरान वो चखता है कि अगर नमक मसाले कम है तो मैं फीडबैक दे सकता हूँ इसको, और क्या है उसमें सुधार ला सकता हूँ। अगर किसी भी लर्निंग जो प्रोसेस हमारे उसमें अगर आप सुधार ला सकते हैं फीडबैक देके, तो वो क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। और यही मूल्यांकन बेस्ट मूल्यांकन भी कहलाया जाता है, क्योंकि फीडबैक के साथ हम वहाँ पे अपने बच्चों पे क्या है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए है समाज तथा छात्रों के प्रति, छात्र आगे इसका मतलब ये क्या है राइट हो जाएगा कि अध्यापक हमेशा किसके प्रति जवाबदेह होता है, समाज और अपने छात्रों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। ऑप्शन ए है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, बिल्कुल गलत है। अगर कठोर अनुशासन तो बच्चे को हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारा सीखेगा कैसे फिर, है ना। बी है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, सी है अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, और डी है उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो 40 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर कोई जो छात्र है उनको स्व अनुशासन की भावना पैदा करनी है उनमें, उनको क्या हमको कुछ जिम्मेदारी सौंपनी होगी जिसमें उनको पता चल जाएगा कि ये मैंने करना है, तो वो अनुशासन में रह के उस काम को बखूबी वो निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपके अध्यापन करते समय यदि किसी छात्र आपकी त्रुटियों की ओर यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करेंगे। तो 41 का ऑप्शन ए है छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, बी है छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल गलत है दोनों ऑप्शन। सी है स्वीकार कर लेंगे, और डी है दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। सबसे पहले उसको स्वीकार करना है उस त्रुटि को, और फिर दूसरे दिन वो अच्छी तैयारी करके जा सकती है। तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 42 है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? तो क्या है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 42 का जो राइट आंसर है वो क्या है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना ही गणित की शिक्षा का क्या है, ध्येय है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि ऑप्शन ए है बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बी है बच्चों में सही आदतें डाली जाए, सी है बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए और डी है बच्चों का सर्वांगीण, जहाँ पे भी होगा दोस्तों तो वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, यही यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वाधिक प्रतिभाशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रतिभाशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो यहाँ पे 44 का जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष अनुभव। अगर हम स्टूडेंट के सामने कुछ लाइव दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष उनके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या TLM के द्वारा उनको शिक्षण दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा। तो इसलिए 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, पिछड़ापन है, बिल्कुल गलत है, आवश्यक है, अनावश्यक है या असंभव है? तो क्या है, तो 45 का जो राइट आंसर है कि आज के युग में, वैज्ञानिक जो युग है इसमें छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है, क्योंकि अगर आध्यात्म से जुड़े होंगे तो उनको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती है, देखो अगर कभी होता ना स्टूडेंट को मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि कहाँ से वो मोटिवेशन लेगा, वो क्या है अपनी पढ़ाई में इतना बिजी है, तो मोटिवेशन की जो गंगा बहती है वो किस में है, अपनी भगवत गीता हो गई, अपनी रामायण हो गई, कृष्ण लीला हो गई। अगर आध्यात्म से जुड़े हैं तो वो बच्चा कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, आध्यात्म का पाठ पढ़ाना किसी भी स्टूडेंट के लिए आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन ए है उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास होता है, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए 46 का, कि अगर वो ग्रुप में खेलता है ना वहाँ पे, तो उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसको निभाने में वो क्या है, सक्षम हो जाता है और उसके अंदर वो गुण विकसित हो जाता है। बी है मिलजुल कर कार्य करने में ट्रेनिंग, तो अगर वो ग्रुप में खेल रहा है अर्थात वो मिलजुल कर वहाँ पे खेल रहा होगा। सी है नियम पालन का अभ्यास, अब खेल में कितने सारे नियम होते हैं, अगर आपने भी खेल तो खेला ही होगा, तो वो नियम का पालन कैसे करना है वो एक प्लेग्राउंड में सीख लेता है। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी लाभ उसमें हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? तो 47 जो है इसका राइट क्या है आंसर, ऑप्शन ए है, आत्मसंतोष की भावना किसी भी जो अध्यापक है उसमें हो जाती है अगर उसका छात्र क्या है, किसी भी क्षेत्र में अगर उन्नति करता है तो। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? तो ऑप्शन ए है योजना, तो योजना बनाना भी एक अध्यापक का काम है। बी है मार्गदर्शन, तो अपने स्टूडेंट को टाइम पे सही मार्गदर्शन देना भी एक अध्यापक का काम है, और शिक्षण देना तो अध्यापक का काम है ही। तो इसलिए 48 का राइट आंसर क्या है, कोई भी बजट बनाना किसी भी अध्यापक का काम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 49 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, और ये है दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो 50 है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसको देंगे? तो 50 का राइट आंसर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को एक अध्यापक सदैव प्राथमिकता देता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए